हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मैं दिलराज गुजर एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आपको पता है, हमारी जो एक्सपोजन पूरी फैमिली है, हमारी जो पूरी टीम है, वह हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो और एक बेहतर शुरुआत के साथ एक अच्छे से, जिसमें आपके तमाम सब्जेक्टों का सामने सामने आपके सामने रखा है। और हमें पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आप हमारी इस मेहनत पे खरे उतरे होंगे, घर पे बैठ के अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से आप अध्ययन कर रहे होंगे बच्चों। क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। अ, जैसा कि कोरोना जो महामारी हमारे बीच में आई है, काफी दिन हो गए इस महामारी हमारे बीच में अभी प्रेजेंट में है। वैक्सीन को लेकर बहुत सारी न्यूज हमारे बीच आए दिन आ रही है। और अब तो हमें ऐसा लगने लग चुका है कि एक कोरोना एक मजाक सा हो गया है, क्योंकि हम मार्च से इस महामारी को जो वैश्विक स्तर पे पूरा विश्व इसके जो चपेट में अभी है। फिलहाल पूरे विश्व की जो एजुकेशन जो संस्था है वो अभी पूर्ण रूप से बंद है। चाहे बच्चों ध्यान देना, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई कोचिंग हो। तो अब हमारे पास एकमात्र जो जरिया बचा हुआ है, जिससे हमारी एजुकेशन हम सुचारू रख सके। जो हमारी एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है, उसको हम कंटिन्यूटी किस आधार पे दे सकते हैं। तो बच्चों, उसका एक आधार ये है कि हम ऑनलाइन जगत पे आ जाए। मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन अभी तक भारत में इस क्षेत्र की इतनी जड़ें नहीं है। बच्चों, अगर आपको एक आईएएस फैकल्टी अगर ऑनलाइन सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों, हम एक जादू टॉनिक आपके पास में हर वीडियो में हम बता रहे हैं। हमारा जादू टॉनिक ये है कि हमारे जो वीडियो है ना बच्चों, वह मात्र और मात्र 30, 45 या 40 मिनट के होते हैं, ताकि आप उसमें बोर भी ना हो। और हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वह हम आपको पढ़ाने वाले राजस्थान के प्रमुख त्योहार। इससे पहले मैं आपके सामने 5 मिनट बात करूंगा, क्योंकि रोज मेरे कमेंट आते हैं। रोज बच्चों के द्वारा बार बार मुझे पूछा जाता है, सर नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी हमारे यहाँ पर पारित हुई है, उसको मान्यता मिल चुके हैं, अभी लागू तो नहीं हुई है, हम लागू तो नहीं कर सकते। नई जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, बच्चों ध्यान देना, क्या है ये हमारी नई शिक्षा नीति। इसमें होने वाला क्या है, हमारी जो 1986 में राजीव गांधी के समय जो नई शिक्षा नीति आई थी बच्चों, वह नई शिक्षा नीति आने के बाद आज 34 साल, क्योंकि 1984 1986 से 2020 अगर हम जोड़ते हैं ना बच्चों इस साल को, तो हो जाते हैं हमारे पास 34 साल। 34 साल हमारे हो जाते हैं। ये जो राजीव गांधी के समय जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें 1992 में नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उनने, देखो, नई, ये जो नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 1992 में, इस सरकार ने इस पे कुछ बदलाव किए थे, कुछ संशोधन किए थे। बाकी इसमें जो नियम थे वो 1986 की जो राजीव गांधी सरकार की जो नीति थी, वही चलते आ रहे थे। मोदी सरकार ने इसका ड्राफ्ट, क्योंकि आज के 4-5 साल, ये जब इनके मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में भी ये बात की गई थी कि हम भारत के लिए नई शिक्षा नीति लाने वाले हैं, और उन्होंने नई शिक्षा नीति लाई। अ, कस्तूरी नंदन जो आपके पूर्व इसरो के जो अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और उसी कमेटी ने 3 साल तक लगभग मेहनत की, और फिर हमारे बीच में ये, मतलब मित्रों, इसमें बहुत बड़ा एक ड्राफ्ट है, बहुत ज्यादा पेजों का ये एक ड्राफ्ट है। कुछ विशेष बातें मैं आपको इस नीति की बता दूं। इसमें 5+3+3+4 का एक तो फॉर्मेट स्कूली शिक्षा का रहने वाला है। बच्चों, एक्चुअली में होता है क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कूलें जो होती है, उनमें एलकेजी यूकेजी ये वाले सिस्टम नहीं चलते थे। यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा आता पढ़ने, तो मित्रों उसको डायरेक्ट हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन उसको मिलता था, फर्स्ट के बाद में सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। प्राइवेट जो निजी संस्था थी, जो प्राइवेट जो स्कूलें थी, उसमें बच्चों होता क्या था कि उनको फर्स्ट और सेकंड में डायरेक्ट उनको एडमिशन नहीं मिलता था। उनको पहले एलकेजी था, फिर उनको यूकेजी था, इस प्रकार के 3 साल उनके आप यूकेजी एलकेजी इन पे खत्म करते थे, उसके बाद उनको फर्स्ट में लाते थे। अब भारत सरकार ने, चूंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें गणराज्य, आप हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रवादी ये देश बनाने के लिए हम शपथ भी लेते हैं। तो क्योंकि अब निजी संस्था और राजकीय संस्था, सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं को
कॉमन किया गया है इस 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें बच्चों होगा क्या, गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब एलकेजी यूकेजी की पढ़ाई होगी, लेकिन ये जो 5 है ना बच्चों, ये प्लस ये जो फॉर्मूला अभी नई शिक्षा नीति का आया है, इसमें क्या होगा कि पहल एलकेजी, फिर इसके बाद में यूकेजी, और ये जो 3 साल के होते हैं एलकेजी यूकेजी वाला सिस्टम, ये 3 साल तक बच्चा अब आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। अब बच्चा स्कूल में डायरेक्ट दाखिला नहीं मिलेगा, जो बच्चा स्टार्टिंग से एजुकेशन लेना चाहता है उसको पहले 3 साल प्राथमिक जो शिक्षा है ना उसकी, वह आपको कहाँ देनी पड़ेगी उसको, अब आंगनबाड़ी में जो प्रत्येक गांव में होती है। आंगनबाड़ी को और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है पहले 4 पॉइंट के कुछ हिसाब से बजट आता था हमारी इसमें जीडीपी थी, लेकिन अब 6% जीडीपी का खर्च भारत सरकार एजुकेशन में करेगी। कुछ जीडीपी बढ़ी है मित्रों, तो ध्यान देना अब आंगनबाड़ी में विस्तार होगा, कुछ और भी वहां पर कर्मचारी लगेंगे ताकि बच्चे को और भी अच्छे तरीके से उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनका एजुकेशन, क्योंकि अब सर्व शिक्षा अभियान भी हमारा चला हुआ था और संपूर्ण देश की एक शिक्षा नीति है। तो बच्चों ध्यान देना इसमें होगा क्या कि निजी संस्था और प्राइवेट और गवर्नमेंट जो संस्था है उनको बिल्कुल लेवल पे लाया जाएगा, इक्वल किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। तो 3 साल तो बच्चा यहाँ पर खत्म करेगा अपना, इसके बाद में फिर वह बच्चा आएगा गवर्नमेंट स्कूल में, अगर वो गवर्नमेंट में पढ़ता है तो। और मित्रों ध्यान देना पहली और दूसरी यानी कि 3 साल यहाँ खत्म हो गए एलकेजी यूकेजी में, और फर्स्ट और सेकंड यानी 3 और 2 मिला के हो गए 5, यानी 5 साल तक वो बच्चा, यानी कि 5 साल तक वो दूसरी में आएगा, यानी दूसरी का एग्जाम दे चुका होगा। 5 साल तो ये खत्म हो गए, इसके बाद में +3, फिर इसके बाद में दूसरी से तीसरी, चौथी और पांचवी, +3 यानी कि ये 5 हो गई, फिर +3 पांचवी के बाद में छठी सातवीं आठवीं, यानी ये 8वीं हो गई, और फिर +4 8 + 4 बराबर हो गई 12। पहले जो 10+2 की नीति चलती थी ना बच्चों, वह अब खत्म हो गई है। यहाँ पर 8वीं के बाद में आपको फिर कंटेंट के आधार पे सब्जेक्टों को लेना पड़ेगा। बच्चों इसमें क्या होगा, आप जिस सब्जेक्टों को आपको बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे फिर वो डांसिंग सब्जेक्ट हो, म्यूजिशियन की सब्जेक्ट हो, कोई भी व्यवसायिक सब्जेक्ट हो, आप अगर बच्चों जिसमें आपकी रुचि है ना आप उनको ले सकते हो। और इसमें क्योंकि बेसिकल रहने वाला है, इसके बाद में फिर आपका जो कॉलेज जो उच्च शिक्षा की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई शोध नहीं करना चाहते, अगर आप कोई केवल और केवल अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो तो फिर आप बीए करो। अगर आप केवल सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप कोई उच्चतर शिक्षा की डिग्री हाथ में नहीं लेना चाहते, अगर आप कोई शोध कार्य नहीं करना चाहते, तो फिर आपकी जो बीए ग्रेजुएशन वाला जो ये टाइम पीरियड रहेगा ये 3 साल का रहेगा। जैसे आईएएस होते हैं, आरएस होते हैं, अगर आपको आईएएस आरएस ही बनना है, आपको और नहीं बनना, जैसे आपको टीचर नहीं बनना, आपको और कुछ और भी बहुत सारे जो जॉब होते हैं जो क्योंकि डिग्री के आधार पे आते हैं, अगर आपको डिग्री नहीं लेना आरएस आईएएस बनना है, तो फिर आप 3 साल का केवल और केवल मित्रों क्या कीजिए, बीए कीजिए। अगर आपको बहुत ध्यान से सुनना है इसको, अगर आपको अ, शोध करना है, करने का मतलब अगर आपको डिग्री लेना है, टीचर वीचर बनना है, तो फिर मित्रों 4 साल की आपकी होगी बीए ग्रेजुएशन, 4 साल की होगी। उसके बाद में आपकी एमए 1 साल की होगी। एमए के बाद में जो बच्चे पीएचडी करते हैं, उससे पहले एमफिल जो होता था, एमफिल को हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट एमए के बाद में एमए 1 साल के रख दी है अब। ठीक है, जो बच्चा 4 साल का अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो फिर वो उच्च जो डिग्री है उसकी एमए वो 1 साल की होगी। तो वो मामला तो बिल्कुल बराबर वहां पर सेट ही होता है। इसके बाद में एमफिल को हटाकर आप क्या कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमफिल नहीं होगा अब। ये एक बहुत बड़ा टास्क है इस नए शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति का मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ खामियां जो हमारी नई शिक्षा नीति में रही है, नई शिक्षा नीति की खामियां, क्योंकि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफी सवाल उठाए है। डोटासरा हमारे जो उच्च सॉरी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इसके साथ ही जो उच्च शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, दोनों मंत्रियों ने कहा हम इस नीति का स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि कुछ हमें खामियां लग रही है, वह है साक्षात्कार इंटरव्यू। क्योंकि भाई भतीजावाद में ये नहीं करा भाई भतीजावाद होगा, लेकिन हो सकता है चांसेज हैं। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति थी, हम स्पेशल इस पे बिल्कुल हमारी पूरी टीम, हनुमान जी सर है, मैं हूँ, उसी राम जी है, संजय जी सर है, राकेश जी सर है, पूरी टीम एजुकेशन न्यू पॉलिसी पे आपकी रिपोर्ट लेके आएगी। आपको पूरा वीडियो पूरी तरह से बिल्कुल, बच्चों ध्यान देना, पूरा टास्क ही हम इसका समझाने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, पूरे हर बिंदु जितने भी इसके कॉलम है आपको समझाया जाएगा, बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा। फिर हम इस पे आगे, क्योंकि बार बार मेरे कमेंट आ रहे, तो मैंने कुछ छोटी सी चीजें बता दी। हमारा जो आज टॉपिक है इसको बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे।
हमारा जो बच्चों आज टॉपिक है ना, वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। इस पे आइए आप, क्योंकि मैं इसी को लेकर आज बिल्कुल आपके सामने आया हुआ हूँ। और मैं कंटिन्यू, मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि कल्चर के कुछ दिनों तक आपको वीडियो नहीं मिले होंगे। फिलहाल मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैं साइकोलॉजी की 2-4 क्लासें एक साथ लेके गया हुआ था। उनको एडिटिंग करके हमारी टेक्निकल टीम डाल रही है। फिर कुछ ही दिनों में हम लाइव आएंगे, तो रोज आपके सामने रूबरू होने का हमें मौका मिलेगा। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, ये जो कल्चर की हमारी जो क्लास रहेगी, मेरी खुद की जो क्लास रहेगी, इसको मैं कंटिन्यू आपको देता रहूंगा। मित्रों, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में हमने भाद्रपद माह के त्योहार स्टार्ट किए थे। भाद्रपद माह के त्योहारों में मैं, जब तक मुझे याद आ रहा है, मैंने तेजा दशमी तक आपको पढ़ा दिया था। तेजा दशमी के बाद में जो आज हमारा जो त्योहार आता है, वह आता है जल झूलने ग्यारस। जल झूलने ग्यारस। जल झूलने ग्यारस, इसे एक और नाम से जाना जाता है, देव झूलने ग्यारस। बच्चों देखो, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ 11 दिख रही है, इसका मतलब 11 तिथि तो आपको मिल गई। तिथि तो आपको तीज के आपको प्राप्त हो रही है। 11 को बोलते हैं बच्चों एकादशी। हिंदी माह की जो तिथियां होते हैं, वहाँ 11 नहीं बोला जाता। हमारी लोकल लैंग्वेज जो गांव होते हैं, वहाँ तो 11, 12, 13 चलती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर चलता है एकादश, द्वियोदश, त्रियोदश, चतुर्दश, अमावस्या, फिर इसके बाद में वापस प्रतिपदा स्टार्ट होती है। देखो बच्चों, जल झूलने 11 ऐसे बोलते हैं, देव झूलने 11। देव झूलने का मतलब देवताओं को झुलाया जाता है। देवान होते हैं, एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर होता है, जिसमें उनको अपने मुख्य स्थान से, यानी मंदिर मस्जिद से, उनको वहां, सॉरी, मंदिर जो हमारे होते हैं हिंदू धर्म में, वहां से उनको उठाया जाता है, यानी उनको बेबान में रखा जाता है। और फिर उनको नदी, तालाब, झरने, यहाँ पर ले जाकर उनको डुबकी लगाई जाती है उनकी पालकी समेत। तो उसको बोलते हैं देव झूलने 11। या देवती झूल रहे हैं, इस शब्द को देखो, देवता झूल रहे हैं। झूल रहे हैं तो बच्चों बताओ, झूलते समय आनंद आता है या दुख होता है? अगर आपको देवता झूलते हुए पार्क में मिल जाए, तो बताओ इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी? सारे देवताओं के दर्शन आपको हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी टास्क है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो फिर खुशी के समय मित्रों, जो हमारा पक्ष आता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, वह शुक्ल पक्ष आता है। तो यहाँ पर जो हमारा पक्ष आने वाला है, पक्षों को रटना नहीं है। नई शिक्षा नीति जो आई है ना बच्चों, वो यही आई है। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें रटन विद्या को बहुत ज्यादा महत्व था। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति आई है, क्योंकि बुनियादी ढांचे को ताल्लुकात रखते हुए आई है, यहाँ पर आपको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। रटन विद्या से आपको पूरी तरह से मुक्त करने वाली नीति है, तो इसको ध्यान में रखना। शुक्ल एकादशी हुआ क्योंकि यहाँ पर देवता जुड़ रहे हैं। बार बार कर रहा हूँ, देखो नाम ही है त्योहार का, देव झूलने 11। तो बच्चों ध्यान देना, मैं बार बार कर रहा हूँ, देवी देवताओं को समर्पित एक महीना था हमारा भाद्रपद महीना। देखो यहाँ देवता झूल रहे हैं, देव भी आ रहा है ना, तो जो देव होने के कारण यहाँ पर जो महीना आने वाला है, वो भाद्रपद आने वाला है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो हमारा त्योहार मनाया जाता है, वह त्योहार मनाया जाता है हमारा जल झूलने 11 या देव झूलने 11। इसके बाद में ना बच्चों, इसमें मैं कुछ आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें बता देता हूँ जो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इसी दिन को डोला 11 के नाम से भी जानते हैं। डोला 11, गांव में जो वो बेबान होते हैं, जो एक छोटा सा टेम्पल होता है, एक लकड़ी का बना होता है, उसको डोला बोलते हैं। डोला की देखो, भगवान के डोला निकल रहे हैं, तो डोला 11 भी इस त्योहार को कहा जाता है। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, डोला 11। इसके बाद में मित्रों ध्यान देना, जो लकड़ी का जो मंदिर होता है ना, उसका नाम होता है बेबान। बेबान, ये जो लकड़ी के टेम्पल होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है देव झूलने 11 में जो भगवान को जो लकड़ी के मंदिर में बिठा के ले जाया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसे बेबान कहते हैं। और बेबान कहाँ के प्रसिद्ध है? ये सेकंड ग्रेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बार बार कराऊं। अगर आपसे पूछे बेबान कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बेबान प्रसिद्ध है मित्रों बस्सी चित्तौड़गढ़ के। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है ना बच्चों, लकड़ी के खिलौने बहुत ज्यादा बनाता है चित्तौड़गढ़। और बेबान कहाँ के प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछे तो बस्सी जो चित्तौड़गढ़ का एक कस्बा है, वहाँ के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये लकड़ी का मंदिर होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बेबान होते हैं, उनमें कौन से भगवान को नदी, तालाब या झरनों पे स्नान करवाया जाता है? उसमें ऑप्शन थे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि आपको पता है, गांव के जो ताड़ेश्वर भगवान के जो मंदिर होते हैं ना, उन्हें को वहां से बेबान पे रखा जाता है। फिर उन्हें को गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके, शंखनाद और झालर के साथ उनको अपने मंदिरों से तालाब तक ले जाया जाता है। तो उसमें जो मूर्ति होती है ना, ताड़ेश्वर भगवान का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान को, बहुत ध्यान से सुनना, कृष्ण भगवान को मंदिरों से बेबान के माध्यम से तालाबों तक ले जाया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों।
इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अगला त्योहार लिखिएगा सत्या अमावस्या। अगला जो हमारा त्योहार है मित्रों वह है सत्या अमावस्या। सत्या अमावस्या अगला जो हमारा त्योहार है बच्चों वह है सत्या अमावस्या। सत्या अमावस्या में देखिएगा यहाँ पर आपको तिथि मिल गई अमावस्या। अमावस्या के साथ में बार बार कराऊं, अमावस्या के साथ हमेशा जो पक्ष आता है वो कृष्ण पक्ष आता है, पूर्णिमा के साथ जो हमेशा पक्ष आएगा वह शुक्ल पक्ष। जब भी आपको अमावस्या तिथि दिख जाए ना तो आंख बीच के जो पक्ष आने वाला है ना वो कृष्ण पक्ष आने वाला है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं सोचना। देखो मित्रों जो सतिया होती है ना, तो सत्या का मतलब सती माता। सती माता का जो प्रमुख मंदिर है आपको पता है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले को राजस्थान सरकार ने बंद भी किया हुआ है, बाकी अभी फिलहाल नॉर्मल मेला चलता है यहाँ पे। लेकिन सत्ती को क्योंकि बढ़ावा मिले, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक राजस्थान सरकार का मानना है कि ये एक नेगेटिव फील होता है, एक गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचते हैं, इससे लोग और ज्यादा क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान देना, इस मेले को कुछ दिनों के लिए अवरुद्ध किया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने पूर्णतः डिसीजन लिया है कि आगे से भविष्य से कोई सत्ती का मेला कहीं पे भी आयोजित नहीं होगा। लेकिन लोगों की आस्था के कारण यहाँ पर लोग तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सती माता का जो प्रमुख मंदिर है ना वो झुंझुनू में। और प्राचीन काल में जो सतियां होती थी ना अपने पति के याद में जो जोहर करती थी वह भी देवियों से कम नहीं होती थी। और मैं बार बार कर रहा हूँ, देवी देवताओं को जो समर्पित हमारा जो महीना होता है वह भाद्रपद महीना है। तो यहाँ पर जो महीना आने वाला है ना बच्चों वह भाद्रपद महीना आएगा। तो ये जो आपका जो फेस्टिवल होता है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इसकी खास बात ये होती है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि सती अमावस्या या सती का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है या सती माता का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वह जो सती माता का जो सबसे बड़ा लक्की मेला मान के चलो, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर यहाँ पर अवरोध है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेला यहाँ इसका लगता है वो झुंझुनू में लगता है, झुंझुनू। और बच्चों ध्यान देना, ये जो मेला लगता है ना ये कब लगता है, तो ध्यान देना ये जो मेला लगता है ये भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को लगता है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को आपको सत्या अमावस्या का मेला पड़ता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में जो अगला जो हमारा त्योहार है वह है आश्विन माह के त्योहार है। तो ये जो हमारे आश्विन माह के अगले, क्योंकि हमने पूरे भाद्रपा माह के जो त्योहार थे ना बच्चों उनको कंप्लीट किया है बड़े ध्यान से, बड़े मार्मिक तरीके से हमने इनको सोचते हुए देखते हुए इनको कंप्लीट किया है। तो अगले जो हमारे त्योहार है मुझे उम्मीद है आश्विन माह के त्योहार भी आपको ऐसे के एग्जैक्ट बिल्कुल रटने को छोड़ते हुए आप समझकर इनको याद करोगे। तो आश्विन माह का जो मैं प्रथम अगर त्योहार बताऊं तो वह है नवरात्रे। देखो नवरात्रे, देखो नवरात्रि दो आते हैं, एक चैत्र माह में भी आते हैं और एक आश्विन माह में भी आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो नवरात्रि होते हैं ना वो आश्विन माह के होते हैं, क्योंकि आश्विन माह के नवरात्रों के बाद ही हिंदुस्तान में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार स्टार्ट होता है जिसका नाम है दीपावली। तो दीपावली को क्योंकि टच करते हुए नवरात्रे हैं तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मैं ये नहीं कहता चैत्र माह के नवरात्रों के बारे में नहीं पूछते, अगर पूछते हैं तो फिर पूछेंगे कैसे, क्योंकि नवरात्रे तो दोनों हैं। अगर आपसे पूछे नवरात्रे कब मनाए जाते हैं, चैत्र माह भी ऑप्शन में हो अश्विन माह भी ऑप्शन में हो, तो आपको वहाँ क्या करना है, आरपीएस वहाँ क्या मान सकते हैं इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ ध्यान देना, जो नवरात्रि होते हैं ना बच्चों को दो प्रकार के होते हैं नवरात्रि हमारे। एक मनाए जाते हैं चैत्र माह में, क्योंकि जो हमारा माह स्टार्ट होता है 12 महीनों में से जो प्रथम महीना होता है हमारे हिंदी माह में वो चैत्र माह होता है। एक जो नवरात्रि मनाए जाते हैं हमारे वो मनाए जाते हैं आश्विन महीने में, आश्विन में। अब बच्चों ध्यान देना नवरात्रों में होता है क्या है, देखो नवरात्रों में जगह जगह जो मंदिर होते हैं ना देवी माँ के जो मंदिर होते हैं, नौ 9 दिन तक हमारी नवरात्रि चलते हैं और यहाँ हर प्रत्येक दिन देवी माँ के मंदिर में बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास से डांडिया जैसे बहुत सारे यहाँ गीत चलते हैं, संगीत चलते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है, मतलब एक तरह से पूरा मनोरंजन होता है। इतना हर्षोल्लास होता है लोगों में नवरात्रों को लेकर के, शाम को बड़े सज धज के, चाहे कोई सा भी इमरजेंसी महत्वपूर्ण काम ही घर पे क्यों ना अटका हुआ हो उसको भी छोड़ के देवी माँ के दर्शन के लिए डांडिया नृत्य करते हुए लोग घरों से बाहर निकलते हैं।
तो बड़ा खुशी का माहौल होता है चारों तरफ। तो खुशी के माहौल के समय हमारा जो पक्ष आने वाला है, मैं बार बार कर रहा हूँ, वो शुक्ल पक्ष आने वाला है। तो बच्चों ध्यान देना, पक्ष तो यहाँ भी शुक्ल आएगा। और क्योंकि नवरात्रि चाहे चैत्र माह की हो या आश्विन माह की हो, गतिविधियां सेम होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी जो पक्ष आने वाला है वो शुक्ल पक्ष आने वाला है। और मैं बार बार कर रहा हूँ, कब से स्टार्ट होते हैं? चैत्र माह के भी 1 तारीख को स्टार्ट होंगे, आश्विन माह के भी 1 तारीख को स्टार्ट होंगे। और नवरात्रा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो सीजन चलता है ना नवरात्रों का, रात्रि मतलब रात में, और नव का मतलब 9 दिन पूरी तरह से रात जगमगा होती रहती है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रथम दिन से स्टार्ट होते हैं, प्रतिपदा से स्टार्ट होंगे और प्रतिपदा से नवमी तक चलेंगे। प्रतिपदा से नवमी तक चलेंगे। चैत्र माह के नवरात्रि होते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। और जो नवरात्रि आश्विन माह के आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नवरात्रे हैं, दीपावली को टच करते हुए चलते हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ये भी नवमी तक चलते हैं। अब इनमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आरपीएससी? देखो, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना कि नवरात्रि कब मनाए जाते हैं, तो फिर ऑप्शन में एक ही नवरात्रि आने वाले, या तो फिर आपको चैत्र माह की नवरात्रि पूछ लेंगे, या तो इस तिथि को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन में, या तो ये तिथि होगी या फिर ये तिथि होगी। अब मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर दोनों तिथियां अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपको क्या करना है? अगर दोनों तिथियां ऑप्शन में आती हैं तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये जो नवरात्रि होते हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं बसंती नवरात्रि। ये जो नवरात्रि होते हैं इनको बसंत नवरात्रि की संज्ञा दी जाती है, बसंत नवरात्रि इनका उपनाम है। और ये क्वेश्चन आरएस लेवल तक क्वेश्चन बना हुआ है। नवरात्रों में बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आपसे पूछे बसंत नवरात्रि कब मनाई जाती है, तो ध्यान देना फिर वो चैत्र माह के होंगे। और जो आश्विन माह के जो नवरात्रि होते हैं इनको बोलते हैं शरद नवरात्र। शरद नवरात्रि के नाम से इनको जाना जाता है। तो ध्यान देना, आश्विन माह के नवरात्रों को शरद नवरात्रि बोलते हैं, और आपके जो चैत्र माह के नवरात्रि होते हैं इनको बोलते हैं बसंत नवरात्रि के नाम से इनको जानते हैं। इस दिन आपको पता है ना, मैं बार बार कर रहा हूँ, बड़ा हर्षोल्लास होता है, देवी माँ की पूजा होते हैं, चारों तरफ भक्तगण ही भक्तगण होते हैं, चारों तरफ भक्ति का एक ऐसा माहौल हो जाता है कि हमें लगता नहीं है कि इतना भी अभी तक भी इस जमाने में भी इतना, मतलब इतनी आस्था लोगों के प्रति आज भी देवी के प्रति है। तो इसको बड़े जल्दी से नोट कीजिए, मैं कुछ समय दे रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नवरात्रों से संबंधित जो त्योहार है उसको नोट कीजिए, दुर्गाष्टमी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दुर्गाष्टमी को लेकर भी। अगला जो हमारा त्योहार है ना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है, ध्यान देना। ये सारे त्योहार वैसे इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के सारे फेवरेट है, मित्र हैं मान के चलो। अगर आर्ट एंड कल्चर जुड़ी है, 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब ये बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। और ये ऐसे क्वेश्चन है, बच्चे इनको लगभग मैं कर रहा हूँ 90% बच्चे इनको गलत जरूर करके आते हैं, क्योंकि कंफ्यूज इतना प्रेशर वहां रहता है आरपीएससी के हॉल में। ओमाईआर शीट जब आपके हाथ में आते हैं, पेपर जब आपके हाथ में आता है, तो इतना कंफ्यूज होता है कि कहाँ शुक्ल आने वाला है, कहाँ कृष्ण आने वाला है, महीना कौन से आने वाला है, तिथि कौन से आने वाली है। और फिर इससे बड़ी बात तो ये भी कंफ्यूज होता है कि ये त्योहार और किसके लिए फेमस है, वह भी क्वेश्चन बने हुए। तो इनको भी ध्यान में रख के चलना है। अगला जो हमारा त्योहार है वह है दुर्गाष्टमी। बच्चों देखो, यहाँ पर आपको तिथि तो दिख रही है अष्टमी, इसको टीपना है आपको, अष्टमी। देखो मैं कर रहा हूँ दुर्गाष्टमी। ये जो त्योहार है ना, ये नवरात्रि का 8वें दिन को माना जाता है। जो नवरात्रि प्रतिपदा से स्टार्ट होते हैं, 8वें दिन पे दुर्गाष्टमी आते हैं। 9वें दिन आते हैं रामनवमी, 10वें दिन आता है विजयदशमी यानी दशहरा। तो क्योंकि पूरे नवरात्रि शुक्ल पक्ष में है, तो ये सारे भी किस में आने वाले हैं? शुक्ल में। और अगर आपको ऐसा भी नहीं है तो दुर्गाष्टमी माँ दुर्गा की पूजा होती है, और पूजा करना बताओ सुखी खुशी की बात है या दुखी की बात है? खुशी की बात है। तो यहाँ पर जो पक्ष आने वाला है वह शुक्ल पक्ष आने वाला है। और मित्रों ध्यान देना, दुर्गाष्टमी में महीना कौन सा आने वाला है? यहाँ पर विशेष महीना आश्विन आने वाला है। चैत्र माह में भी मनाए जाते हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। आश्विन शुक्ल अष्टमी को जो आपका त्योहार मनाया जाता है वह है आपकी दुर्गाष्टमी। और पूरे भारत में दुर्गा अष्टमी को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन विशेषतः अगर राज्य को लेकर क्वेश्चन पूछे तो पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से दुर्गाष्टमी माँ की सवारी निकाली जाती है। इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को घर पे भोजन खिलाया जाता है। तो दुर्गाष्टमी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट त्योहार है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अगला जो त्योहार है वो लिखिएगा दशहरा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है। देखो इसमें तिथि तो पूछते हैं दशहरा कब मनाया जाता है, इसके साथ ही साथ इसके कुछ फैक्ट हैं, कुछ ऐसे टास्क इस त्योहार से जुड़े हुए हैं जो आरपीएससी कई बार, आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो चाहे यूपीएससी बोर्ड हो, मैं कर रहा हूँ आरएसआईएस लेवल तक भी क्वेश्चन, और मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आरएस में दशहरा को लेकर पूछा गया है, मेंस तक में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगला जो त्योहार है ना बच्चों, वह है हमारा दशहरा। इसे एक और नाम से जाना जाता है विजयदशमी। देखो आपको यहाँ से एक तिथि मिल रही है दसवीं, तो इसको तो टीपो जल्दी से, इनको तो देखना है नहीं ऐसे कैसे लिखना है दसवीं। बच्चों इस दिन हुआ क्या था, इस दिन देखो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान श्री राम ने ना रावण का वध किया था और सीता माँ को उनकी चंगुल से और समस्त जितने भी राक्षस जाति थे उनको मोक्ष का दरवाजा दिखाया था। यानी कि कहने का मतलब है दशहरा का प्रतीक क्या है, दशहरा किसका प्रतीक, और दशहरा विजयदशमी मनाते क्यों है, रावण के वध के लिए नहीं, विशेष तौर पे इसका जो प्रतीक है ना वो ये होता है कि अच्छाई में यानी कि बुराई में अच्छाई की जीत होती है। अगर कोई बुरा है, अगर वो गलत काम कर रहा है, भले वो कुछ दिन तक खुश रहेगा लेकिन धीरे धीरे उसका अंत निश्चित होता है, चाहे फिर संगठन हो उसके पास, कितनी ताकत हो उसके पास। तो ये जो त्योहार है वह बुराई में अच्छाई की जीत वाला त्योहार है, और अगर अच्छाई की जीत हो रही है तो एक अच्छा खुशी का माहौल भी होगा, और खुशी के माहौल के समय हमारा जो पक्ष आने वाला है वह शुक्ल पक्ष आने वाला है। एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, आश्विन माह के नवरात्रि बड़े इंपॉर्टेंट नवरात्रि हैं क्योंकि दीपावली को टच करते हैं। तो ये जो त्योहार आने वाला है ना ये आश्विन आने वाला है, या तो मैं चाहूंगा ऐसे आप याद रख लो, और अगर आपको याद ऐसे भी नहीं रहता तो देखो यहाँ भी इससे आ रहा है और यहाँ भी इससे आ रहा है, तो ऐसे याद रखो। महीना आपको भी याद रखना है, ध्यान रखना महीना भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है। आश्विन शुक्ल दशमी को जो हमारा त्योहार मनाया जाता है ना बच्चों, वह त्योहार मनाया जाता है हमारा दशहरा, विजयदशमी। इसके कुछ फैक्चुअल जो टास्क है, कुछ बिंदु है, कुछ टॉपिक हैं, वह मैं आपको बता देता हूँ। देखो राजस्थान में जो दशहरा प्रसिद्ध है ना वो कोटा का है, और बेसिकली एक 5वीं कक्षा के बच्चे को पता होगा क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा हुआ विषय है हमारा स्कूली लाइफ में। कुछ हमारे टीचर हुआ करते थे एसएस के, वो हमें केवल और केवल ये चीजें बताया करते थे, दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है। ये ध्यान देना केवल राजस्थान में, अगर आपसे पूछे इंडिया में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है तो फिर वो मैसूर का है। मैसूर नाम से मैसूर है, मैसूर कर्नाटक का दशहरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान देना पूरे इंडिया में फेमस है, जैसे राजस्थान में कोटा का तो इंडिया में मैसूर का। इसके बाद सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं, जो बार बार यहाँ पर आरएस लेवल से क्वेश्चन बना हुआ है, अगर मैं बात करूं इस दिन, इस त्योहार के दिन मित्रों ध्यान देना समी वृक्ष की पूजा की जाती है। यानी कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है जिसको 1983 में मान्यता प्राप्त हुई राज्य वृक्ष की, यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, खेजड़ी वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है, जिसे समी वृक्ष के नाम से प्राचीन काल में ग्रंथों में से समी वृक्ष कहा जाता है। तो इस वृक्ष की भी इसी दिन पूजा की जाती है। इसी दिन, और ध्यान से एक और बात सुनना, इसी दिन लीलटांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस, लीलटांस पक्षी मेरे ख्याल में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल में देखना, एक रंग बिरंगा सा पक्षी आता है। अगर इस दिन लीलटांस अगर पक्षी दिख जाता है, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था कि लीलटांस पक्षी किस त्योहार में देखना शुभ माना जाता है, तो दशहरा में लीलटांस पक्षी को देखना इस दिन शुभ माना जाता है। और इससे भी बड़ी बात, एक लीलटांस एक कविता भी है कन्हैया लाल शेटिया की, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, कई बार पूछ लिया जाता है कन्हैया लाल शेटिया की कविता है या लीलटांस किसकी एक प्रमुख कृति है, रचिता है, तो ध्यान देना कन्हैया लाल शेटिया के। तो दशहरा को लेकर इतने बड़े हमारे पास फैक्चुअल बिंदु है, जो तिथि के अलावा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। देखो दशहरा कोई विजयदशमी कहते हैं, इसको मनाया जाता है आश्विन शुक्ल आपके 10वें में। मित्रों ये राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है, मैसूर भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है, और इस दिन खेजड़ी यानी राज्य वृक्ष जो 1983 में इसको मान्यता राजस्थान सरकार द्वारा मिली, अ, उसी दिन इसकी पूजा की जाती है। लीलटांस पक्षी का देखना इस दिन शुभ माना जाता है, और ये जो कृति है लीलटांस नामक एक पुस्तक है, ये कन्हैयालाल शेटिया उनकी है। इसके बाद में जो हमारा अगला त्योहार है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद लिखिएगा अगला जो हमारा त्योहार है वह है शरद पूर्णिमा। अगला जो हमारा त्योहार है बच्चों वह है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, देखो
देखो इसमें आपको जो तिथि मिल रही है वो तो पूर्णिमा मिल रही है, और मैं अब तो मैं इतना समझ गए होंगे आप, और मैं थक गया आपको समझाते समझाते कि पूर्णिमा में तो कुछ देखना नहीं है। दो तिथियां तो ऐसे, अमावस्या आ जाए पक्ष कृष्ण, पूर्णिमा आ जाए पक्ष शुक्ल, यहाँ कुछ नहीं देखना आपको। यहाँ पर पक्ष आएगा आपका शुक्ल पूर्णिमा आने के कारण। देखो शरद, यहाँ पर भी स, और एक महीना है जिसमें भी स आ रहा है। देखो यहाँ आश्विन में भी स आ रहा है बच्चों, तो आश्विन महीना है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को जो हमारा त्योहार मनाया जाता है वह शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन को मैं कुछ फैक्चुअल बातें बता दूं, इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है मैं बता दूंगा, इसको रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। मित्रों ध्यान देना, ये ऐसा दिन है, शरद पूर्णिमा ऐसा दिन है जिसमें चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है, यानी उदय होता है पूर्ण थाली के समान। आप इस दिन शरद पूर्णिमा में देखो रात्रि के 12 बजे तक बड़े धूमधाम से हमारे जो टाटेश्वर जी भगवान के जो मंदिर होते हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पर भजन कीर्तन संध्या होती है। और उस दिन आप कहीं छत पे जाके अपने घर से बाहर बिल्कुल एक ग्राउंड में जाके देखोगे तो चांद पूरी थाली के समान उगेगा, पूरा 16 कलाएं उसमें होगी। और 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से उदय होने के कारण, क्योंकि इसमें टोटल 16 कलाएं, तो उस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक प्रकाश युक्त रातें होती हैं। लगभग आप दूर से बहुत सारी चीजों को एग्जैक्ट देख सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा दिन हो गया है, लालिमा छा गई है जैसे। और मित्रों ध्यान देना, क्या होता है कि रात्रि में लगभग 7-8 बजे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक महानगरों में जहां पर भगवान के मंदिर होते हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पर 7-8 बजे से संध्या कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। और संध्या कार्यक्रम जैसे स्टार्ट होता है तो वहां पर खीर, जो खीर बनाए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए उनको खिलाने के लिए, वह खीर बाहर रख दी जाते हैं। और उस खीर पे चंद्रमा की क्या पड़ते हैं, किरणें पड़ते हैं, चंद्रमा की किरणें इस पे पड़ते हैं। और फिर इस खीर को श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। तो ये है आपकी शरद पूर्णिमा, यानी कि जो शरद पूर्णिमा मनाए जाते हैं, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा दिन है जहाँ रातें सर्वाधिक प्रकाश युक्त होते हैं या चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है, तो बच्चों वह शरद पूर्णिमा है। इसके बाद में अगला त्योहार लिखिएगा, ये आपके आश्विन माह के त्योहार थे। अगला त्योहार लिखिएगा करवा चौथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका त्योहार है, जल्दी से नोट कीजिए करवा चौथ। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार सेकंड ग्रेड में शायद, मुझे पता एग्जैक्ट पता नहीं है ये वैकेंसी कब की थी, लेकिन आया हुआ है, ये टीचिंग लेवल पे क्वेश्चन था, करवा चौथ कब मनाई जाती है। करवा चौथ, देखो आपको यहाँ पर तिथि मिल गई, देखो चतुर्थी। देखो त्योहार का नाम देखो करवा, कैसे करवा कैसे कृष्ण, पक्ष देखो ऐसे निकालो, कैसे करवा कैसे कृष्ण। और क्या आ रहा है, पूरे 12 महीने में, हिंदी माह के जो टोटल 12 महीने हैं उनमें से एकमात्र ऐसा महीना है जो भी कैसे स्टार्ट होता है, कै कबूतर वाले से स्टार्ट होता है। देखो चैत्र बैसाख जेष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक। अब मैं यहाँ कार्तिक कैसे स्टार्ट हो रहा है इसको लिख रहा हूँ, कार्तिक, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। बाकी कोई भी 12 महीनों में ऐसा कोई महीना नहीं है जो क से स्टार्ट हो, केवल कार्तिक को छोड़ के। ये भी क से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ आएगा कार्तिक। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो हमारे मेला जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है करवा चौथ। बच्चों ध्यान देना, जो करवा चौथ में जो मेला लगता है ना, वह आपके चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मेला लगता है। आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मेला लगता है। और इस दिन जो सुहागन स्त्रियां होती है, सुहागन जो स्त्रियां होती है अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है, अपने पति की लंबी आयु, उनको अपनी भी आयु लग जाए ऐसे उनकी कामना होती है, और माँ चौथ माता का वो व्रत रखती है। बच्चों मुझे आप कमेंट बॉक्स पे केवल एक विषय वस्तु कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे कि जो चौथ का बरवाड़ा है ये किस खनिज के लिए फेमस है, क्योंकि ये पटवार लेवल में, पिछली बार पटवार में क्वेश्चन आया था, चौथ के बरवाड़े में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और मुझे साथ के साथ ये भी बताओगे कि ये जो खनिज पाए जाते हैं ना, इनका उत्पादन होता है या भंडारण है, इनका उत्पादन भी कर रही है गवर्नमेंट या केवल वहां पर भंडारण है, तो ये भी मुझे आप बताओगे। इसको जल्दी से नोट करो। तो बच्चों इस त्योहार को आप नोट कर लेना, और आज के लिए इतना ही।
कल हमारा पूरा, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि कल हमारे आर्ट एंड कल्चर का ये पहला टॉपिक यानी त्योहारों वाला टॉपिक पूरी रूप से क्लियर हो जाएगा। आप अपने सुझाव मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। जो भी बच्चा, कम से कम यार इसको लाइक तो करो, लाइक तो ठोको। अगर इतनी मेहनत एक्सपोजन टीम कर रही है, घर पे बैठे उंगलियां तो चलाना है, लाइक करो, शेयर करो, अपने मित्रों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो। और कम से कम अपने सुझाव, जो कीमती सुझाव, हम तो उनको आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाइए, ताकि हम और भी आपके लिए बेहतर कर सके। कुछ टाइप करना है, आपको बताना है क्लास कैसी लगी, क्लास में कुछ कमियां दिख रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, गलती करना इंसान की, मैं बार बार कर रहा हूँ, फितरत में होता है, उसके जहन में होता है। गलती अगर हो भी जाती है हमारी टीम से, तो हम अकड़ थोड़ी रहे हैं, हम तो मान रहे हैं हमारी गलतियां। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारी काबिलियत हमें हम तक पहुंचाइए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।